नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह अपनी कहानियों की श्रृंखला में एक और कहानी जिसे पूरा किया है आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि कहानी पसंद आएगी और आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, एक आग्रह और भी है कि अब आप थोड़ा शेयर करके मेरी मदद करने की कोशिश करें ताकि जल्दी ही मैं कहानियों के संग्रह को उत्साह के साथ छपवा करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए ये कहानी देखते हैं। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कहते हैं समय की धड़कनें सतत परिवर्तनशीलता की प्रणेता होती हैं, अतः जीवंतता का भी। जहाँ परिवर्तन नहीं, शायद वहाँ जीवंतता के नामो निशान भी नहीं मिलते। पर कभी कभी करवटें बदलता समय परिवर्तन के ऐसे गुल खिला जाता है जिसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जाती। ऐसी घटनाएं यदा कदा ही घटित होती हैं, इसलिए घटित होने के साथ ही वे बहुचर्चित भी हो उठती हैं। ऐसे ही बहुचर्चित हो उठा था कल्पना कुलदीप का वह विवाह, जो कई दिनों तक चर्चा के केंद्र में बना रहा। वस्तुतः यह घटनाक्रम घटी थी कुछ ऐसे हुआ था कि उसका चर्चित हो उठना स्वाभाविक ही था। इंसान की प्रवृत्ति भी तो यही है कि जो घटना उसकी सोच या कल्पना क्षेत्र से बाहर की होती है और प्रायः जिसका अप्रत्याशित स्वरूप उसके दिल दिमाग की बत्ती गुल कर जाता है, उसे बहुत दिनों तक याद रखा जाता है और चटखारे ले लेकर सुनाया जाता है। रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में ही था वह शालीमार होटल जहां यह घटना घटित हुई थी, जिसके सामने तमाशबीनों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। उस कल्पना की एक झलक देख लेने के लिए जिसने धन लोलुप वर पक्ष की सारी हेकड़ी निकालते हुए उनके कुत्सित मंसूबों पर 2 दिन पहले न केवल पानी फेर दिया था, बल्कि वधू पक्ष के वजूद की एक अभिनव पहचान स्थापित की थी और आज विवाहोपरांत अपने पति कुलदीप के साथ विदा होकर अपनी ससुराल जा रही थी। वह कुछ ऐसा था। शहर से ही बिल्कुल लगे हुए गांव की रहने वाली थी कल्पना। पिता साधारण किसान, काफी कुछ आलू की सप्लाई से कमा लेते थे। उसका इकलौता छोटा भाई अभी बीए कर रहा था। कल्पना ने भी इसी साल इंदौर के एक जाने माने कॉलेज से एमबीए किया था। जॉब की तलाश में थी कि पिता के आग्रह और जिद, एक सीमा तक कहें तो परंपरागत दबाव के चलते उसने विवाह कर लेने की सहमति दे दी। 15 लाख नगद, सारा सामान और एक कार पर रिश्ता तय हुआ था, शहर में प्लाटिंग का धंधा करने वाले एक परिवार में। लड़का बाप के साथ ही रहकर उनके काम में हाथ बटाया करता था। 10 लाख नगद और कार टीके पर वर पक्ष को दे दी गई थी। शेष बचे 5 लाख बारात के आगमन पर दरवाजे पर देना तय हुआ था। पर दुर्भाग्य यह है कि शादी से 5-6 दिन पहले ही अचानक कल्पना की दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और 10 लाख से अधिक उनकी तीमारदारी में लग गए थे। इसी में कल्पना के विवाह में दिए जाने वाले वे 5 लाख भी थे। दादी तो स्वस्थ होकर वापस लौट आई, पर सारा बजट गड़बड़ हो गया। बड़ी भाग दौड़ के बावजूद कल्पना के पिता इस 5 लाख की व्यवस्था न कर पाए। वैसे भी एक सामान्य भारतीय परिवार में बेटी की शादी में आय के लगभग सारे स्रोतों का दोहन पहले ही कुछ इस प्रकार कर लिया जाता है कि उनका तत्काल सरस हो उठना संभव ही नहीं होता। अंत में हताशा की मर्मांतक वेदना के मध्य हिंदू समाज की परंपरागत सोच के अनुसार सब कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया गया। शादी की शाम बारात बड़े धूमधाम से नागिन नाच करती हुई चढ़ी और होटल के पास आकर रुक गई। वर पक्ष ने मांग की कि 5 लाख रुपए पहुंचा दो, तब बारात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। कल्पना के पिता ने वर पक्ष के कुछ मानिंदा लोगों को बुलाकर सारी बात बताई और हाथ जोड़कर निवेदन किया
कि वे शादी के कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न हो जाने दें। जैसी व्यवस्था हो जाएगी वे एक एक पैसा चुका देंगे, पर वे अड़ गए कि बिना पूरा पैसा लिए वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कल्पना के पिता किसी निरीह याचक की तरह दूल्हे के पिता के चरणों पर गिर पड़े और अपनी मजबूरी बताकर अपनी इज्जत रख लेने की दुहाई देने लगे। लेकिन उनके रोने गिड़गिड़ाने का उन पत्थर दिलों पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि वे भी उनकी सारी मजबूरी को जानते थे। पर क्या करें, प्लाटो की रजिस्ट्री में कई बार लोगों ने अंत में शेष पैसे देने का वादा करके ठेंगा दिखा दिया था। उनका वह कट अनुभव यहाँ इस नजदीकी रिश्ते में भी प्रभावी बन गया था। इसी समय कल्पना ब्यूटी पार्लर से लौटी थी। होटल के गेट पर पिता की दशा देखकर उतर गई। पास जाकर देखा तो उसे रोना आ गया। उसके बगल में खड़े चाचा से पूछा तो पहले तो वे टाल गए, फिर उसके जिद करने पर सब कुछ साफ साफ बता दिया। सुन समझकर थोड़ी बेशर्म सी बनकर वह अपने होने वाले ससुर के पास पहुंची और उनके चरण छूकर तत्काल पैसे देने के लिए जिद न करने का निवेदन करने लगी। पर उन्होंने उसकी भी एक न सुनी और एक तरह से उसका भी तिरस्कार सा कर दिया। चुप रह, तुझसे कौन सलाह मांग रहा है। वह चुप रह गई थी। वहां खड़े बहुतों को उनका यह व्यवहार बुरा लगा था, पर सच्चाई जानकर भी कोई मुंह न खोल सका, क्योंकि कहावत है न कि नंगों से भगवान भी डरते हैं। इधर एक बार फिर कल्पना के पिता पत्थर से सिर टकराने जैसी कोशिश के रूप में उसके होने वाले ससुर के चरणों पर माथा रखकर अपनी इज्जत बचा लेने की दुहाई देने लगे। लेकिन वह तो खूंटा गाड़ बैठे। पहले 5 लाख चाहिए। कुछ बाराती भी इस नोक झोंक का मजा लेने लगे थे। गंदी गंदी फप्तियां कसी जाने लगी तो भी कुछ देर कल्पना शांत रही, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो उसका संयम जवाब दे बैठा और अचानक बाप को डपटते हुए बोली, पापा, इंसान से दया और अनुग्रह की भीख मांगी जाती है, पत्थर दिल वाले लंपटों से नहीं। लौटा दो इस बारात को, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। बेटे, चाचा ने उसे संभालने और रोकने की भरपूर कोशिश की तो वह अमरस के कारण और भी विफल पड़ी। भगा दो इन सभी को चाचा जी। यदि हमारी मजबूरी को ये अभी नहीं समझ रहे हैं तो कल तो पैसे के लिए मेरी हत्या भी कर सकते हैं। फिर रुक कर बोली, अबे चाहे भी तो मैं इनके यहाँ शादी हरगिज नहीं करूंगी। मुझे आप लोगों की इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। इससे वहां एक सन्नाटा सा पसर गया। सभी चकित से कल्पना की इस बदले हुए व्यवहार पर। वास्तव में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी गुल खिल सकता है। बारात को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। डीजे और ढोल की थाप थम गई थी और नागिन तथा सपेरे स्तब्ध हो गए थे। दूल्हे तक खबर पहुंची तो उसकी सारी खुशी निचुड़ सी गई। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। 2-4 को छोड़ सभी पल्ला झाड़ दूर जा खड़े हुए और आगत का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर शांत रहकर एकाएक कल्पना ने अपने होने वाले ससुर को धमकाया था, अब लौटा ले जाइए अपने बेटे की इस बारात को और मेरे पापा द्वारा दी गई कार और पैसा तुरंत लौटा जाइए, नहीं तो मैं आप और आपके परिवार पर पुलिस केस करूंगी, दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत। ध्यान रखना कि मैं मरना पसंद करूंगी, पर आप जैसे छोटी सोच वालों के घर रिश्ता करना हरगिज स्वीकार नहीं करूंगी। कल्पना बेटे, उसके पिता ने उसे रोकना चाहा तो वह विफल सी पड़ी। पापा, जिसकी नजरों में मेरे पापा और मेरे परिवार की कोई कीमत नहीं, मेरी नजरों में उसकी भी कोई कीमत नहीं। कहने के साथ ही वह मुड़ी और तेज कदमों से होटल के अंदर चली गई। वहां जुटे ज्यादातर लोगों को कल्पना का यह आचरण बिल्कुल भी असंगत नहीं लगा। हाँ, वर पक्ष के कुछ लोग जो पूरी बात नहीं जानते थे तिलमिला उठे थे, पर एक दूसरे से सच्चाई जानकर वे भी शांत रह गए। बीच बचाव की सारी कोशिशें भी असफल रही, क्योंकि कल्पना विवाह न करने की जिद पर अड़ गई थी। फलतः बारात को बेरंग वापस लौटना पड़ा। इधर कल्पना ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। बहुतों की कोशिश के बाद भी
जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो लोग कुछ अनहोनी की आशंका से डर गए। तभी उसके फूफा और फूफा के छोटे भाई ने उसकी माँ के साथ आकर आवाज दी तो उसने कुछ ही देर में दरवाजा खोल दिया और फूफा से लिपट कर रोने लगी। अचानक फूफा के छोटे भाई ने उससे पूछा था, कुलदीप तुझे पसंद है? सुनते ही सभी चौंक पड़े थे। कुलदीप उनका एक लौटा बेटा था और कल्पना के साथ ही उसने भी इंदौर से ही MBA का कोर्स किया था। दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे, पर संकोच और संस्कारवश दोनों ने ही बात किसी और को नहीं बताई थी। वह सिर झुकाए शांत खड़ी रही तो उन्होंने डपटते हुए पूछा था, साफ साफ बता दे अब। वैसे तो मुझे सारी बात मालूम है तुम दोनों की, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वहां उपस्थित लोगों को एक झटका सा लगा था। इधर कल्पना से संकुचित होते हुए सिर हिलाकर हामी भर दी थी। उससे शादी करोगी? अगला प्रश्न बिल्कुल अप्रत्याशित था। पहले उनसे पूछ लीजिए ना, उसने संकुचन भरे जवाब पर उन्होंने फिर उसे डपटते हुए कहा था, मुझसे ज्यादा चालाकी नहीं, तू अपनी बता, फिर उससे भी पूछ लूंगा। उसने सिर हिलाकर हाँ कर दिया था। इस पर उन्होंने बड़े भाई को एकांत में ले जाकर कुछ बात की और फिर कल्पना के परिजनों को बुलाकर पल भर में सहमति बन गई और तय हो गया कि कल ही मुहूर्त देखकर इसी मंडप में दोनों का विवाह करा दिया जाए। कुलदीप को वहीं बुला लिया गया, जो कुछ देर पहले ही परिजनों को अपनी कार से यहाँ छोड़कर इंदौर के लिए निकल गया था, कल्पना से पल भर के लिए मिलकर और नए जीवन में प्रवेश की बधाई देकर। सारी बात सुनकर वह चकित रह गया था, पर अंदर ही अंदर आनंदित भी, क्योंकि कल्पना के साथ अपने रिश्ते की बात को वह पूरी तरह विस्मृत कर चुका था। बहुत आसान तो नहीं था उसके लिए ऐसा कर पाना, इसीलिए यहाँ तक आकर भी वह रुका नहीं और कल्पना से पल भर के लिए मिलकर ड्यूटी का बहाना कर इंदौर के लिए निकल गया था। कल्पना ने भी इस बात को गहनता से अनुभव किया था, पर भाग्य की विडंबना मान शांत रह गई थी। वास्तव में कभी कभी परिस्थितियों की नजाकत के चलते संस्कार भी संकोच को ऐसी कठोर बेड़ी के रूप में ढाल देता है जिसे तोड़ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ब्राह्मण से पूछने पर पता लगा कि शादी का शुभ मुहूर्त कल भी बन रहा है, अतः तय हुआ कि इसी होटल में अगले दिन कल्पना और कुलदीप का विवाह करा दिया जाएगा। दोनों के अधिकांश घर वाले और रिश्तेदार तो वहां थे ही, अन्य परिजनों और रिश्तेदारों को भी तत्काल आने के लिए कहा गया और अधिकांश ने आने की हामी भी भर दी। होटल वाले ने इन दोनों परिवारों की दिलेरी देखकर एक दिन का अतिरिक्त किराया लेने से मना कर दिया, तो डेकोरेशन वाले, कैटरिंग वाले और हलवाई आदि भी मामूली मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन शहर के सभी समाचार पत्रों में यह खबर खूब नमक मिर्च मिलाकर छापी गई। कुछ इस तरह के शीर्षकों से कल्पना का गुणगान सा किया गया, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कुछ टीवी चैनलों ने भी इसे बहुत ही रोचक बनाकर प्रसारित किया। दहेज प्रथा की बुराई करते हुए कल्पना के कदम को सही बताकर उसे वीरांगना के रूप में प्रस्तुत किया गया और जिसने भी सुना हर कोई उसकी सराहना कर रहा था। वहीं होटल में ही अगले दिन कल्पना और कुलदीप के विवाह से पूर्व की सभी रस्में संपन्न कराई गई और रात्र में दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न करा दिया गया। अगली सुबह बारात की विदाई हुई तो कल्पना को एक नजर देखने के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवक भी आ गए थे और उन्होंने लाल कालीन बिछाकर उसे ससम्मान विदा किया था। सचमुच समाचार पत्र की ये पंक्तियां वहां चरितार्थ हो उठी थी। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो मित्रों, एक मेरी ये कहानी और आपकी सेवा में, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में कृपया शेयर भी करें और मुझे थोड़े से अच्छे व्यूज दे दें कि मैं उत्साहित होकर ये संग्रह छपवा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।
अगली कहानी के साथ या वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।